तुम लोग, आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे कूलम्स लॉ। ठीक है बच्चों, तो कूलम्स लॉ के बारे में जो हमने तुमको बताया था वो थोड़ा एक बार देख लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो मान लो एक चार्ज Q1 यहाँ पे था, हमने जो पढ़ा था वो मैं थोड़ा शॉर्ट में तुमको एक बार फिर से बता देता हूँ ताकि उसके आगे हम लोग पढ़ाई कर सके। तो देखो याद करो, ये एक चार्ज Q1 था, ये दूसरा चार्ज Q2 था, दोनों के बीच में डिस्टेंस R हो रहा था। मान लो दोनों अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इन दोनों को हमने एक लाइन से ज्वाइन कर दिया था। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये इसने इसको इधर रिपेल किया। इस फोर्स का नाम तुम चाहो तो सीधा F लिख सकते हो या F12 कर सकते हो। F12 का मतलब हो गया फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, और इतना ही फोर्स इसके ऊपर भी लग जाएगा जिसका नाम होगा F21, दैट इज फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, है ना बच्चों। और ये फोर्स का मैग्नीट्यूड हम लोग सिर्फ डिस्कस कर रहे थे, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड कितना था, K Q1 Q2 बाई R²। ये सारी चीजों पे हमने बात कर रखी है पहले ही। और ये K के बारे में तुमको मैंने बताया था कि K एक कूलम्स कांस्टेंट है जिसका वैल्यू 1/4πε0, यानी ये K खुद में ये इन तीन कांस्टेंट्स का सॉल्यूशन है K, और दिस इज Q1 × Q2 बाई R², ठीक है। और ये जो बात की गई थी ये अज्यूम करते हुए कि दोनों ही चार्ज के बीच का जो मीडियम है वो वैक्यूम या एयर है, ठीक है। लेकिन आज हम लोग मीडियम बदल के भी बात करेंगे, बाद में करेंगे। ये जो ε0 है इसके बारे में तुमको हमने बताया था कि ये इलेक्ट्रिक परमिटिविटी है। क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। किसकी, तो वैक्यूम की और एयर की, दोनों की लगभग वैल्यू सेम होती है। और ये कितनी होती है, तो 8.85 × 10⁻⁻12। और इसका यूनिट याद करो बच्चों, इसका यूनिट क्या था हमारा, तो इसका यूनिट था कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, है ना। और ε0 का ये वैल्यू डालने पे K का जो वैल्यू आ रहा था निकल के हमारा 9 × 10⁻⁹। यूनिट इसका जस्ट उसका रिवर्स होगा, दैट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। लेकिन आप ये ध्यान रखेंगे कि ये K का वैल्यू सिर्फ किस में आएगा, वैक्यूम में आएगा और एयर में। और ये ε0 का वैल्यू भी आपका किस में है, एयर में या वैक्यूम में। इतनी सारी चीजों को हमने पढ़ा था। और क्या पढ़ा था कि कूलम्स लॉ जो है वो वैलिड होता है सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए, ठीक है। और फोर्स का मैग्नीट्यूड चार्ज के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है, डिस्टेंस के इनवर्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। चाहे आप यहाँ पे इसको यूज करो या इसकी जगह K यूज करो, लेकिन याद रखो अभी हमने इन दोनों के बीच का मीडियम को क्या एज्यूम किया है, वैक्यूम या एयर। लेकिन आज हम लोग और भी मीडियम डालेंगे और ढेर सारा चीज देखेंगे। और ये भी याद रखो ये फोर्स है जो कि उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो इसलिए चार्ज को सिर्फ, अब ये वेक्टर क्वांटिटी है, सारी बात मैंने बता रखा है आपको। फोर्स का मैग्नीट्यूड हर हालत में प्लस आना चाहिए, इसलिए इसको भी प्लस होना चाहिए और इसको भी प्लस होना चाहिए। भले ही नेगेटिव होगा तो भी प्लस प्लस लिखेंगे क्योंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक है। याद करो इसको मैंने मॉड में डाल दिया था। अगर मान लो इन दोनों में से कोई एक नेगेटिव होता तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो फोर्स रिपल्सन की बजाय क्या हो जाता है, अट्रैक्शन। ओके बच्चों, दूसरी बात एक चीज और भी मैंने बताई थी कि दोनों का चार्ज भले ही अलग अलग हो लेकिन दोनों पे लगने वाला जो फोर्स है वो फोर्स क्या रहेगा, सेम। ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि ये न्यूटन थर्ड लॉ से हुआ था। तो इतनी सारी चीजें मैंने आपको बता रखी थी और आज इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। ओके बच्चों, इसको लिखने का तो बच्चों अब हम लोग ये स्टडी करेंगे कि आखिर ये मीडियम का रोल क्या है, मीडियम का क्या रोल है। क्योंकि ठीक है बहुत लोग सीधा डायरेक्ट बोल देते हैं कि ये रहा आपका मीडियम आ गया तो एप्सिलॉन हो गया, या फिर आपका वैक्यूम है तो फिर ε0 हो गया, फिर एक εr भी आता है, अभी मैंने बोर्ड पे लिख रखा है। अभी मैं आपको समझाता हूं कि ये सब है क्या। देखो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कूलम्स लॉ, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड।
और उसी क्रम में जब हम लोग बहुत आगे बढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे पोलराइजेशन, डाइलेक्ट्रिक, इंडक्शन, मेटल के अंदर बिहेवियर, ये सब सारी चीजें आगे आएंगी। तो उनके डिटेल्स में तो भी हम लोग नहीं जा सकते। थोड़ा बहुत मैंने चार्जिंग में आपको बताया है, इंडक्शन के बारे में भी बताया है और पोलराइजेशन के बारे में भी बताया है, लेकिन जो रोल है मीडियम का, ये वही पोलराइजेशन या इंडक्शन का रोल है यहाँ, कि मीडियम से आखिर क्या फर्क पड़ता है। और इस चीज को समझने में इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट को लाना बहुत जरूरी है। तो हम लोग अभी इलेक्ट्रिक फील्ड तो पढ़े नहीं है, इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग पढ़ेंगे। तो मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में समझाता हूं कि ये होता क्या है, क्यों मीडियम। ऐसे मैं चाहूं तो डायरेक्ट आपको लिख दूं मीडियम डालने से, एप्सिलॉन नॉट की जगह अब एप्सिलॉन लिख दो, फिर एप्सिलॉन हटा के एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर रख दो। तो ये ढेर सारी चीजें मैं भी बोल सकता हूं, लेकिन थोड़ा मैं तुमको इसका सेंस देता हूं। देखो होता क्या है कि ये Q1 है, ये Q2। अब हम ये बोल रहे हैं कि Q1 पे Q2 ने फोर्स लगाया F, और Q1 ने Q2 पे फोर्स लगाया। अब ये दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे, भले ही चार्ज ये अलग अलग हो। मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ को भी मेरे को फॉलो करवाना है। सवाल ये होता है कि ये इसने पे जो इस पे जो फोर्स लगाता है और इसने जो इसके ऊपर फोर्स लगाया वो कैसे हुआ, कैसे ये फोर्स लगा। तो हम लोग अगले सेक्शन में ही पढ़ेंगे कि जब कोई चार्ज आता है तो उसकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जाएगी और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में ये Q2 रखा हुआ है। ठीक Q2 का भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो इस तरफ आएगी जिसमें Q1 रखा हुआ है। तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड वाली बात आपको ज्यादा सोचना भी नहीं है, ये हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो ये जो आप ऐसे समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड को भी ये समझ लो कि Q1 का इफेक्ट, तो Q1 का इफेक्ट Q2 तक पहुंचा, Q2 का इफेक्ट Q1 तक पहुंचा। ये जो इफेक्ट यहां तक पहुंचेगा तो वो पूरा ये डिस्टेंस को कवर करते हुए जाएगा। अब ये डिस्टेंस को जब कवर करेगा तो ये जो बीच में जो ये आपका स्पेस है, इसको हम लोग मीडियम बोलते हैं। अब ये वैक्यूम भी हो सकता है, ये एयर भी हो सकता है, ये वाटर भी हो सकता है, ये ग्लास भी हो सकता है, ये आपका कोई मेटालिक सब्सटेंस भी हो सकता है। तो इसका जो इफेक्ट है वो जब ये मूव करेगा तो इस स्पेस में कुछ चेंजेस लाएगा। कैसा चेंज लाएगा? हो सकता है वहां पे पोलराइजेशन हो जाए, हो सकता है वहां पे इंडक्शन हो जाए, हो सकता है वहां पे कुछ भी ना हो, जैसा कि वैक्यूम के केस में होता है। तो वो जो कौन सा इफेक्ट यहाँ पे शो होगा, इस मीडियम में क्या बदलाव आएंगे इस चार्ज की वजह से, उस बदलाव को रिप्रेजेंट करने वाला ये कौन है? एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन या एप्सिलॉन आर। यानी तुमसे अगर कोई पूछे इलेक्ट्रिक परमिटिविटी क्या है, तो ये तुम कहना कि दो चार्ज को जब हम लोग रखते हैं तो इन चार्ज की वजह से जो मीडियम में एक इफेक्ट फैलता है, जो मीडियम का रिस्पांस आता है। मीडियम में क्या रिस्पांस आ सकता है कोई पूछे, तो कहना उन चार्जेस की वजह से मीडियम में पोलराइजेशन हो सकता है, मीडियम में इंडक्शन हो सकता है, और ये इंडक्शन इस चार्ज के इफेक्ट के एंटी में होगा। तो मतलब जितनी ज्यादा पोलराइजेशन होगी, एक और फील्ड सेटअप होगा जो इन फोर्सेस को क्या करेगा? घटाएगा। मतलब ये इलेक्ट्रिक परमिटिविटी जितना ज्यादा होगा, इन दोनों के बीच का फोर्स जो है डिक्रीज करेगा। क्यों डिक्रीज करेगा भाई? ये जो मीडियम का इफेक्ट होगा ये ओरिजिनल चार्ज के इफेक्ट के अपोजिट होगा। अब इसके डिटेल में अभी अपने को नहीं जाना, आगे तो ये चीज पढ़नी ही है हम लोग को, तो अभी हमको इसके पल्ले में पढ़ना ही नहीं है। फिलहाल अभी आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है, आगे तुम लोग पढ़ेंगे कि कैसे दो कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक लाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक एक्सटर्नल होगा, एक इंटरनल होगा, वो उसके इफेक्ट को कम करेगा। तो क्यों जाना अभी उस डिटेल में? अभी अपने को ये समझना चाहिए कि ये जो एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन है, ये एक मीडियम का कैरेक्टर को बताएगा। ठीक है दोस्तों, तो मीडियम के बदलने से क्या होता है कि दोनों चार्ज के बीच के फोर्स पे भी असर पड़ता है, क्योंकि मीडियम का भी रोल होता है। यानी इन दोनों चार्ज के बीच में लगने वाला जो फोर्स है उसमें चार्ज का रोल तो है ही, डिस्टेंस का रोल है ही, साथ ही साथ उस मीडियम की भी एक प्रॉपर्टी होती है, और उस प्रॉपर्टी को दिखाने के लिए ये आपका टर्म है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। और वैक्यूम के लिए इसको स्पेशल नोटेशन दिया गया है एप्सिलॉन नॉट, और बाकी अन्य किसी भी मीडियम के लिए क्या दिया गया है? एप्सिलॉन। तो अब देखो, अब हमारा क्या था फॉर्मूला? हमारा फॉर्मूला था
K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, है ना। अब ये था हमारा कूलम्बिक फोर्स के लिए फॉर्मूला। अब इसमें ये जो K है दिस डिनोट, ये K क्या है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब इसको एप्सिलॉन नॉट लिख देते थे हम लोग, किसके लिए, वैक्यूम के लिए। जब K का वैल्यू सॉल्व करके आता था 9 × 10⁻⁹। लेकिन फॉर एनी अदर मीडियम, अदर मीडियम, अब ये K का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन होगा। किसी और मीडियम के लिए जो हम लोग यूज करेंगे इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन। है दोनों सेम चीज ही, लेकिन इस दोनों का वैल्यू अलग होगा। ये वैक्यूम का है और एयर का है, और ये किसी भी और मीडियम का है जो वैल्यू अपने को निकालना पड़ेगा। इसका वैल्यू मैंने प्रीवियसली आपको लिख रखा है 8.85, और इसका ये डिपेंड करेगा कि आपने कौन सा मीडियम यूज किया है। तो दोस्तों अब इस तरीके से देखो, जो फाइनली अगर इस फोर्स का अगर फॉर्मूला लिखे, तो अगर वैक्यूम में फोर्स का फॉर्मूला हो गया Q1 × Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट × R स्क्वायर। और किसी और मीडियम में, मान लो इन दोनों चार्ज के बीच मैंने कोई मीडियम रख दिया, तो कोई मीडियम, ये हो गया वैक्यूम में, ये हो गया वैक्यूम में, या एयर बोल दो। और अगर हमने F' क्यों लिखा, क्योंकि Q1 वही है, Q2 वही है, 4 पाई वही है, लेकिन ये आपका इलेक्ट्रिक परमिटिविटी क्या हो गई है, चेंज हो गई, जिसका नाम हो गया एप्सिलॉन, क्योंकि और मीडियम कोई आ गया, और डिस्टेंस अगर वही है, ये किसी मीडियम में हुआ। तो मतलब कि मीडियम चेंज कर देने से आप देख रहे हो कि दोनों के बीच लगने वाला फोर्स भी चेंज हो जाता है। एक बात और देखना कि मीडियम की परमिटिविटी जितनी ज्यादा होगी, फोर्स का मान उतना कम होगा, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया कि मीडियम अपोज करता है, मीडियम अपोजिट इफेक्ट पैदा करता है, और ये एप्सिलॉन मीडियम को रिप्रेजेंट करता है। तो मीडियम का इलेक्ट्रिक परमिटिविटी जितना ज्यादा होगा, दोनों चार्ज के बीच लगने का फोर्स क्या होगा, उतना कम होगा। तो अब ये एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन तो तुमको समझ में आ गया, लेकिन ये जो तीसरा टर्म लिखा हुआ है, तो ध्यान दो, ये तीसरा टर्म का क्या मैंने नाम रखा है, रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। क्या नाम रखा है इसका, रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, या दूसरा नाम भी इसका मैंने एक रखा है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये दोनों नाम यूज कर सकते हो, ध्यान से सुनो फिर से, रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, या दूसरा नाम इसका हो गया दोस्तों डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और इसको भी K से डिनोट करते हैं। लेकिन इस चैप्टर में मैं अवॉइड करूंगा इसको K से डिनोट करने के लिए, क्योंकि इस चैप्टर में K मेरे पास कूलम्स के लिए भी है। ध्यान देना, कंफ्यूज मत होना, ये K से आपने कूलम्स कांस्टेंट को दिखाया है, और ये K जो है स्मॉल k, ये डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं। लेकिन इस चैप्टर में K के बजाय हम लोग एप्सिलॉन R यूज करेंगे, क्योंकि K यूज करेंगे तो आप इससे कंफ्यूज करेंगे, ठीक है ना। तो एप्सिलॉन R का नाम हो गया रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। लेकिन सवाल उठता है कि ये है क्या, तो मैं इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूं ये क्या है। तो एक बार आप वीडियो पॉज करके इसको आप लिख लो। तो बच्चों अब आगे हम लोग उस चीज को देखते हैं कि एप्सिलॉन R क्या है। देखो, अब जैसा कि वैक्यूम के लिए तो हमने याद रख लिया कि एप्सिलॉन नॉट होता है 8.85 × 10⁻⁻12, और ये बार बार मैं बोल रहा हूँ, इसका यूनिट क्या है बच्चों, ध्यान याद करो, यूनिट क्या है इसका, कूलम स्क्वायर। अब याद ही हो जाना चाहिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, अब ये सोचो एप्सिलॉन नॉट वैक्यूम के लिए लिखेंगे तो इतना बड़ा वैल्यू आएगा। तो इस तरीके से हर एक मीडियम का हम लोग कितना बैठ के याद करते रहेंगे, इसका कितना है, उसका कितना है, इसका कितना है। तो इसका एक उपाय निकाला गया, इसका एक सॉल्यूशन निकाला गया। क्या सॉल्यूशन निकाला गया बच्चों, तो देखो बहुत सिंपल है। आप क्या करो, जैसे मान लो किसी मीडियम की बात करते हैं, फॉर एनी अदर मीडियम, एनी अदर मीडियम का मतलब बच्चों समझो बात को, एनी अदर मीडियम का मतलब क्या हुआ, कोई भी मीडियम ले लो, एनी मीडियम,
मीडियम ले लेते हैं, जैसे वाटर, ग्लास, ऑयल, ऑर्गेनिक ऑयल, कुछ भी ले लो, उसका इलेक्ट्रिक परमिटिविटी है एप्सिलॉन। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी है एप्सिलॉन। अब एक काम करते हैं, हम एक यहां पे एक रेशियो डिफाइन करते हैं, डायमेंशन लेस यूनिट लेस रेशियो। देखो उस रेशियो का ही नाम है एप्सिलॉन आर। अब ये एप्सिलॉन आर यानी रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो मैंने बता रखा है आपको। अब ये देखो रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, इसको शॉर्ट फॉर्म में ईपी लिख रहा हूं, फुल फॉर्म हो गया इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। तो रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी क्या होता है किसी मीडियम का, तो किसी मीडियम का इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो मीडियम के इलेक्ट्रिक परमिटिविटी में अगर वैक्यूम के परमिटिविटी से डिवाइड कर दोगे तो आपको ये रेशियो निकल के आ जाएगा एप्सिलॉन आर। मीडियम की इलेक्ट्रिक परमिटिविटी मतलब कि एप्सिलॉन और वैक्यूम के इलेक्ट्रिक परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट, यानी एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट में ये रिलेशन आ गया। इस तरीके से जैसे मान लो कोई भी, जैसे मान लो फॉर वाटर, अगर वाटर एक मीडियम है, मान लो दोनों चार्ज के बीच में आपने क्या रख दिया वाटर, तो वाटर का जो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी जो होगा एप्सिलॉन आर, वो हो जाएगा एप्सिलॉन वाटर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो वो आ गया आपका रिलेटिव, ये क्या हो गया बच्चों, रिलेटिव ईपी ऑफ वाटर। ध्यान से सुनो फिर से, नो कंफ्यूजन, यही चीज यहाँ के बाद तुम लोग का काम बहुत आसान हो जाएगा। अगर आपको वाटर का रिलेटिव परमिटिविटी चाहिए तो वाटर के इलेक्ट्रिक परमिटिविटी में वैक्यूम के इलेक्ट्रिक परमिटिविटी से डिवाइड करो। अब देखो ये भी इलेक्ट्रिक परमिटिविटी है, ये भी इलेक्ट्रिक परमिटिविटी है, ये वाटर का है, ये वैक्यूम का है, तो अल्टीमेटली इनका यूनिट तो कैंसिल हो जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जो रिलेटिव परमिटिविटी होता है ये आपका यूनिट लेस और डायमेंशन लेस होता है। और प्रैक्टिकली अगर वाटर के परमिटिविटी को इससे डिवाइड किया गया दोस्तों तो इसकी वैल्यू निकल के आ गई 81। ध्यान दो, वाटर का रिलेटिव परमिटिविटी कितना निकल के आया 81। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों कि वाटर के परमिटिविटी में वैक्यूम के परमिटिविटी से डिवाइड करोगे तो जो आपका डिवीजन का रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा 81। या इसको उल्टा करके बोलते हैं, मान लो अगर एप्सिलॉन नॉट को उधर भेज देते हैं तो एप्सिलॉन यानी इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ वाटर अगर चाहिए आपको तो आप वैक्यूम के परमिटिविटी में मल्टीप्लाई कर दो वाटर के रिलेटिव परमिटिविटी से, यानी एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। तो यूं कह सकते हैं वाटर के केस में ये क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन वाटर इज इक्वल टू 81 ई नॉट। तो इसको ऐसे पढ़ो कि वाटर की जो परमिटिविटी है वो वैक्यूम के परमिटिविटी का 81 टाइम है। ओके, तो मैं एक जनरल फॉर्मूला लिख देता हूं। मैं जनरल फॉर्मूला क्या लिखता हूं, किसी भी मीडियम का इलेक्ट्रिक परमिटिविटी जो होता है वो वैक्यूम के परमिटिविटी मल्टीप्लाइड बाय उस मीडियम के रिलेटिव परमिटिविटी के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। तो अब आपको क्या याद क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, ये तो आपको याद ही है। अब आपको सीधा एप्सिलॉन आर उस मीडियम का दिया हुआ रहेगा। जैसे मान लो, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो कि एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2, ओके, दोनों प्लस चार्ज है, माइनस भी ले सकते हैं, कहोगे बार बार आप प्लस ले रहे हैं, यार ठीक है आदत है हमारी, प्लस ले रहे हैं, माइनस भी ले सकते हैं। अब इन दोनों के बीच में हमने कोई मीडियम डाल दिया, ठीक है। अब तुमसे कोई पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच में फोर्स कितना लगेगा, तो फोर्स कितना लगेगा भाई, तो फॉर्मूला लिखते हैं F इक्वल्स टू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई।
अब यहाँ तुम रुको एक मिनट के लिए, क्या लिखोगे? एप्सिलॉन नॉट तो नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ मीडियम है, तो मीडियम का लिख देते हैं, मीडियम के लिए इलेक्ट्रिक परमिटिविटी लिखते हैं एप्सिलॉन, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? r, तो ये कितना हो गया? r²। ठीक, लेकिन क्वेश्चन में मेरे को एप्सिलॉन नहीं दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में एक चीज दिया हुआ है कि जो मीडियम हमने बीच में रखा है उसका जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो एप्सिलॉन r दिया हुआ है। लेट अस अज्यूम 4 यानी 4 दिया हुआ, उसका वैल्यू 4 है। तो आप चिंता मत करो, आप क्या लिखोगे? Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई, और इस एप्सिलॉन के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r। तो ऑटोमेटिकली हमने यहां लिख दिया एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r। ये हो गया आपका मीडियम के एप्सिलॉन के जगह इंटू r²। अब क्वेश्चन, अब ये वैल्यू तो हमें हमेशा याद रहता है, और ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जिस मीडियम को हमने रखा है उसका एप्सिलॉन r है, यानी उसका कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू 6, 7, 8, 10 कुछ भी जो भी दिया रहेगा वो हम यहाँ पे रख देंगे। तो अल्टीमेटली आप क्या समझे? अब अल्टीमेटली आप ये समझ लो कि आपको एप्सिलॉन भी याद रखने का जरूरत नहीं है, बस आपको एप्सिलॉन r याद रखने का जरूरत है। हर क्वेश्चन में एप्सिलॉन r दिया हुआ रहेगा, तो बाकी फॉर्मूला तो आपका एप्सिलॉन नॉट तो याद ही है। अगर मीडियम होगा तो मीडियम का एप्सिलॉन r दिया हुआ रहेगा, जो यहाँ पे पुट कर देना है। समझे बच्चों? तो इस तरीके से अभी थोड़ा मैं और बताऊंगा इसके ऊपर, तो एक बार इसको आप ध्यान से लिखो, पॉज करके राइट डाउन करके लिख लो, फिर मैं आगे बात करता हूं। तो बच्चों अब हम जरा एक चीज यहां पे देखते हैं, अगर आपसे कोई पूछ ले कि वैक्यूम का रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी कितना होगा, किसका? वैक्यूम का। तो देखो एप्सिलॉन r का फॉर्मूला अभी हमने लिखा था एप्सिलॉन मीडियम, यानी कि इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। अगर आपको एप्सिलॉन r वैक्यूम का ही निकालना है, और वैक्यूम या फिर एयर के लिए, तो वैक्यूम या एयर के लिए अगर निकालोगे तो देखो क्या सिंपल है, फॉर्मूला में क्या है? नीचे तो वैक्यूम फिक्स रखना है, और जिसका एप्सिलॉन r रखना है उसका एप्सिलॉन ऊपर में यानी उसका इलेक्ट्रिक परमिटिविटी रखना है। तो मान लो अगर वैक्यूम का ही तुमको लिखना है तो ऊपर ही वैक्यूम ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि वैक्यूम का ही एप्सिलॉन r निकालना चाह रहे हो। तो वैक्यूम का एप्सिलॉन r जो होगा वो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ऊपर भी, और नीचे तो बाय डिफॉल्ट फॉर्मूला में रहना ही रहना है, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 1। तो याद रखेंगे हम लोग वैक्यूम के लिए जो फॉर्मूला होगा, जो एप्सिलॉन r का वैल्यू होगा वो होगा 1। तो इस तरीके से अब देखो, अगर हम एक जनरल इक्वेशन लिखें, एक जनरल इक्वेशन लिख दें, तो कैसे लिखा गया उसको देखो, ध्यान से देखना कैसे राइट डाउन करेंगे। Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r, ये दोनों लिख दो, क्योंकि ये मीडियम के लिए एप्सिलॉन की जगह हम लोग लिखेंगे इनटू दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। जब बात चलेगी वैक्यूम की, फॉर वैक्यूम, तो वैक्यूम या एयर के लिए तो खुद सोचो एप्सिलॉन r का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो फोर्स जो होगा आपका वो होगा Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और वैक्यूम के लिए तो एप्सिलॉन r का वैल्यू आपको 1 लेना है, तो वो 1 हो गया इंटू r²। अब फॉर एनी अदर मीडियम, यानी इसको छोड़ के, फॉर एनी अदर मीडियम, किसी और मीडियम की अगर बात करें, तो किसी और मीडियम की बात करेंगे तो F इक्वल्स टू सीधा हो जाएगा आपका Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और उस मीडियम का जितना होगा वो आप यहाँ पे लिख दोगे, मान लो 2, 4, 5 जो भी होगा वो लिख देंगे। फिलहाल मैंने एप्सिलॉन r लिख दिया है इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला किसी और मीडियम के लिए आज से यूज करेंगे। फाइनली सारे पॉइंट का कंक्लूजन यही है कि किसी और मीडियम के लिए ये फॉर्मूला आएगा, और ये फॉर्मूला हम लोग लिखा करेंगे वैक्यूम या एयर। ओके बच्चों, कुछ मीडियम का एप्सिलॉन r का वैल्यू मैं लिख देता हूँ। एयर ऑब्लिक वैक्यूम के लिए तो अभी लिखा बोर्ड पे एप्सिलॉन r का वैल्यू कितना होता है 1, कोई यूनिट डायमेंशन इसका नहीं होता है,
ठीक है। उसके बाद वाटर का याद रखना, वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर का हो गया 81, ठीक है। और मेटल का, मेटल्स कंडक्टर, मेटल्स, इसका बच्चों जान के ताज्जुब होगा, इनफाइनाइट होता है। कितना होता है बच्चों? इनफाइनाइट, अनंत, बहुत सारा। बाकी जो सब्सटेंस हैं जैसे ऑर्गेनिक ऑयल, उसका 4-5 के रेंज में होता है, ग्लास का 7 होता है। तो जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो जैसे आपको म्यू दिया हुआ रहता था फ्रिक्शन में, वैसे ही आपको एफएसएनआर भी दिया रहेगा, या बाकी पैरामीटर्स देके इसको कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा। एक बात तुम इंटरेस्टिंग नोट करो यहाँ पे कि देखो, अगर दो चार्ज के बीच में वैक्यूम है तो ये फॉर्मूला लगेगा, और उन दोनों चार्ज के बीच में अगर वाटर डाल दिया जाए तो यहाँ पे देखो, यहाँ 1 लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 81। तो सोच सकते हो कि दो चार्ज के बीच में वैक्यूम में जितना फोर्स लगेगा और उन्हीं दोनों चार्ज को अगर वाटर में डाल देंगे तो दोनों के बीच का फोर्स जो है, यहाँ नीचे में 81 लिखने का मतलब है फोर्स 81 टाइम डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि यहाँ 1 लिखोगे डिनोमिनेटर में और यहाँ डिनोमिनेटर में कितना लिखोगे? 81। तो वाटर डालने से वाटर के अंदर उन्हीं दोनों चार्ज के बीच में फोर्स क्या हो जाएगा? 81 टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा। समझ गए ना? और इसी के वजह से वाटर में ज़्यादातर इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो आयंस में टूट जाते हैं। मैं इसको समझाता हूँ। जैसे मान लो सोडियम क्लोराइड NaCl, तो Na+ और Cl-। Na+ पॉजिटिव चार्ज का काम कर रहा है, Cl- नेगेटिव चार्ज का काम कर रहा है। ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो एयर में या वैक्यूम में तो सॉल्ट के फॉर्म में होते हैं, लेकिन जैसे ही वो वाटर में जाएगा तो इन दोनों आयंस के बीच में वाटर के आने से बीच का जो इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन है, क्योंकि Na+ है Cl- है, ये प्लस माइनस के बीच अगर इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन 81 टाइम्स घट जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, तो ये दोनों अलग हो जाएंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे। इसलिए वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए गुड सॉल्वेंट है। अगर कोई तुमसे पूछ ले कि वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए गुड सॉल्वेंट क्यों है, तो कहना वाटर की जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, 81। और इनफैक्ट इसका एक और नाम जो बताया वो भी याद रखना बच्चों, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। रिलेटिव परमिटिविटी को हम लोग डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है बच्चों। और ये यूनिट लेस और डायमेंशन लेस होता है। तो इतना चीज आप परमिटिविटी पे याद रखेंगे। अभी 1-2 फॉर्मूला मैं और बताता हूँ इसके ऊपर, एक बार वीडियो पॉज करके इसको आप राइट डाउन कर दो। ओके, तो बच्चों देखो, हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि कोई टफ है, बहुत इजी क्वेश्चन मैं जानबूझ के दिया ताकि आपको एक बार रिलेटिव परमिटिविटी का यूज करूँ। रिलेटिव परमिटिविटी जिसका नाम क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बार बार मैं बोल रहा हूँ। तो देखो क्या है क्वेश्चन है, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 इज F0। 2 पॉइंट चार्ज है Q1 और Q2, जिसके बीच में फोर्स कितना लग रहा है? F0, ठीक है। फिर कहता है when they placed in vacuum, जब वो वैक्यूम में रखा हुआ है, ठीक है। And if the charges Q1 and Q2 is taken into another medium at same distance, force become F0/4, ठीक है। तो कैलकुलेट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। बच्चों पहले क्या था? वैक्यूम, तो इनके बीच में फोर्स लग रहा था F0। अब हमने क्या डाल दिया? मीडियम। तो मीडियम डाल दिया तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली उसका इलेक्ट्रिक परमिटिविटी बदलेगा, तो फोर्स भी बदल गया, और फोर्स बदल के कितना हो गया? F0/4। तो कह रहा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मैंने सब लिखा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसका मतलब क्या चाहिए बच्चों? हमें चाहिए εr। इसको हम लोग K से भी डिनोट करते हैं, वो K नहीं जो कूलम कांस्टेंट का है, इसके लिए भी K करते हैं, लेकिन इस चैप्टर में मैंने पहले ही बोला उसको यूज नहीं करेंगे। तो हमने फिलहाल लिखा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी रिलेटिव परमिटिविटी हमें निकालना है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? εr। अब इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा मैं करके दिखाता हूँ आपको। इसमें कुछ करना नहीं है, ये प्रॉब्लम कोई टफ प्रॉब्लम नहीं है, आप एक बार लिख लिए होंगे निश्चित तौर पे। तो देखो,
वो एयर में था, तो एयर में था तो या वैक्यूम बोल लो, एयर बोल लो, वैक्यूम बोल लो, डिस्टेंस r हो गया, फोर्स लग गया F0, फॉर्मूला हो गया Q1 Q2 by 4 pi epsilon naught r स्क्वायर। फिर क्या हुआ, फिर इनके बीच में मीडियम डाल दिया गया दोस्तों, डिस्टेंस वही रखा हुआ है Q1 Q2 और ये डिस्टेंस आपका बीच में वही है, लेकिन बीच में क्या डाल दिया गया, मीडियम। अब ये फोर्स कितना हो गया हमारा F डैश, जिसका वैल्यू मैं बाद में लिखूंगा, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और दूसरा मीडियम आने पे यहाँ एप्सिलॉन r भी लिखना होगा। यहाँ वैक्यूम था तो एप्सिलॉन r का वैल्यू 1 है और उसकी जगह यहाँ क्या हो गया, एप्सिलॉन r जिसको निकालना है इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। ओके, अब तुम खुद देखो, अब क्या करो, F डैश को F से डिवाइड कर दो, तो इस पूरे को इससे डिवाइड करो, तो Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इंटू r स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। अब देखते जाओ, कट गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, तो क्या निकल के आया भाई, तो देख लो, बहुत सिंपल है, तो F डैश अपॉन F इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन r, और तुम देख लो इस तरीके से एप्सिलॉन r इक्वल टू F अपॉन F डैश। तो इसको एज ए फॉर्मूला भी याद रख सकते हो कि अगर किसी मीडियम का अगर एप्सिलॉन r निकालना हो तो उस मीडियम पे लगने वाले फोर्स, जो वैक्यूम में है उसको मीडियम में लगने वाले फोर्स पे डिवाइड कर दो, मतलब वैक्यूम में जब था उस फोर्स को मीडियम वाले फोर्स से डिवाइड कर दो, तो वैक्यूम का फोर्स क्वेश्चन में दिया हुआ है F0 और मीडियम का फोर्स दिया हुआ है F0 बाई 4, तो कैंसिल हो गया, 4 ऊपर चला गया, एप्सिलॉन r का वैल्यू क्या निकल गया, 4। फिर से देखो, याद रखेंगे, फोर्स exerted between two charge in vacuum या air divided by force exerted between two charge in medium, ये जो रेशियो है ये आपको क्या दे देगा, उस मीडियम का डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना बच्चों। तो इसको हम लोग लिख लेंगे एक बार और फिर आगे पॉइंट मैं और समझाता हूँ। तो बच्चों एक चीज मैं आपको और समझाता हूँ, मैंने क्या लिखा है, कन्वर्जन ऑफ मीडियम डिस्टेंस इनटू वैक्यूम डिस्टेंस। तो ध्यान से देखो मैंने क्या लिखा है, कन्वर्जन ऑफ मीडियम डिस्टेंस इनटू वैक्यूम डिस्टेंस। अब ये कन्वर्जन कैसे होगा, इसका क्या मतलब हो, तो समझो। मान लो कि यहाँ पे एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2। अब इन दोनों के बीच में r डिस्टेंस है। अभी क्या है, यहाँ पे फ्री स्पेस या यूं कह लो क्या है, वैक्यूम। तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, मान लो वो फोर्स है F, तो कितना वो फोर्स हो जाएगा, तो वो फोर्स हो जाएगा बच्चों F इक्वल्स टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन r की जगह यहाँ 1 होगा क्योंकि वैक्यूम है तो वो लिखाएगा नहीं, और सिर्फ डिस्टेंस जो है वो हो गया r स्क्वायर। ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। अब इन दोनों चार्ज को किसी और मीडियम में ले चलो, सेम चार्ज को, तो भाई मीडियम में लेके जाओगे तो तुम्हें पता है कि फोर्स चेंज हो जाएगा। लेकिन आज मेरे को एक काम करना है, अगर सोचो कि वैक्यूम से इन दोनों चार्ज को उठा के किसी मीडियम में ले गए और सेम डिस्टेंस पे रखे, तो मीडियम का तो एप्सिलॉन r कुछ और होता है, तो ये फोर्स चेंज हो जाएगा। लेकिन मेरे को ये फोर्स को क्या रखना है, मेंटेन। तो क्या करना पड़ेगा, अगर मीडियम बदल रहे हो तो डिस्टेंस को भी बदलना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों देखो मान लो इनके बीच में अब फोर्स लग रहा है F डैश, तो F डैश फोर्स लग रहा है, तो F डैश जो आएगा आपका वो आएगा Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इंटू इनके बीच का डिस्टेंस अब हमने क्या कर दिया है r डैश।
तो आर डैश का स्क्वायर। देखो ध्यान दो क्या हम कर रहे हैं, पहले ये वैक्यूम में था तो इनके ऊपर फोर्स क्या लगा F, तो F बराबर क्या हो गया Q1 Q2 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। और जब इसको हम मीडियम में डाल दिए, मीडियम के लिए मैं कुछ बना देता हूं यहाँ पे, जब इनको हम यहाँ पे मीडियम में डाल दिए तो इनके भी लगने वाला फोर्स अब हो गया है F डैश, और हमने डिस्टेंस को भी बदल दिया। कहोगे क्यों बदला, तो देखो यहाँ नीचे में एप्सिलॉन आर भी आया और डिस्टेंस को भी बदल दिया। मैं ऐसा क्यों चाह रहा हूं, मैंने डिस्टेंस को इसलिए बदला ताकि ये जो F डैश है और ये पुराना वाला F जब वो वैक्यूम में था ये दोनों फोर्स सेम हो। तो तुम खुद सोचो अगर सेम डिस्टेंस पे यहाँ मैं रख देता तो एप्सिलॉन आर से डिवाइड करने पे ये फोर्स तो घट जाता। तो क्या किया मैंने, मीडियम आने से चूंकि मुझे पता था कि फोर्स घटने वाला है तो मैंने डिस्टेंस को भी घटा दिया, एक और फैक्टर को घटा दिया ताकि फोर्स वापस रिस्टोर होके एफ डैश किसके बराबर हो जाए, एफ के। नहीं समझे मेरी बात को, सुनो फिर से एक बार। पहले वैक्यूम में रखा हुआ था तो दोनों के बीच फोर्स लगा एफ, ठीक है। मीडियम में ले जाएंगे तो आपको पता है कि अगर सेम डिस्टेंस पे रखेंगे तो फोर्स तो बदल ही जाएगा, लेकिन मैं आज फोर्स बदलना नहीं चाहता तो नीचे में एक फैक्टर ये भी है और एक फैक्टर में डिस्टेंस वाले को भी मैंने चेंज कर दिया ताकि ये दोनों फैक्टर मिलके इस फोर्स में इस प्रकार का बदलाव लाए कि ये ओरिजिनल वैल्यू पे हो जाए। कहने का मतलब एक और बात समझाता हूँ तब मुझे भी सेटिस्फैक्शन हो जाएगा। मान लो पहले 20 सेंटीमीटर पे था रखा हुआ तो फोर्स एफ लग रहा था, अब मीडियम में मैं लेके गया तो फोर्स तो चेंज होगा क्योंकि एप्सिलॉन आर आएगा। तो मैंने क्या किया कि फोर्स को चेंज होने से बचने के लिए 20 सेंटीमीटर के बजाय 18 सेंटीमीटर फॉर एग्जांपल रख दिया। तो इसका मतलब हो गया कि 20 सेंटीमीटर पे जो फोर्स वैक्यूम में लग रहा है वही फोर्स 18 सेंटीमीटर पे कब लग रहा है, मीडियम में। इसका मतलब 18 सेंटीमीटर इक्विवेलेंट हो गया वैक्यूम के 20 सेंटीमीटर। नहीं समझे मेरी बात को, मैथमेटिकली देखो यहाँ लिखते हैं। तो सपोज F इक्वल्स टू एफ डैश, मान लो F इक्वल्स टू एफ डैश हो जाए तो यहां से क्या लिखेंगे, Q1 Q2 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इक्वल टू Q1 Q2 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू आर डैश का स्क्वायर। ओके, तो यहां से ये कैंसिल हो गया, ये 4 pi एप्सिलॉन नॉट भी कैंसिल हो गया, तो बच क्या गया आपके पास, तो बचा क्या हो गया, तो इधर से गया कौन, एप्सिलॉन आर इंटू आर डैश का स्क्वायर और उधर क्या रहा आर स्क्वायर। स्क्वायर हटा दोगे तो आर इक्वल्स टू एप्सिलॉन आर का अंडर रूट, ये पूरे का रूट ओवर ले लोगे तो देखो क्या मिला तुमको, तुमको ये मिला, ध्यान से सुनना, जो फोर्स दोनों चार्ज के ऊपर आर डिस्टेंस पे लग रहा है वैक्यूम में उतना ही फोर्स मीडियम में लग रहा है आर डैश डिस्टेंस पे। तो इसका मतलब है कि ये आर डिस्टेंस और आर डैश डिस्टेंस इक्विवेलेंट हो गया। अगर तुमको कोई कहेगा कि मीडियम का आर डैश डिस्टेंस को वैक्यूम डिस्टेंस में कन्वर्ट करना है तो कुछ नहीं करना है, मीडियम के डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर देना है मीडियम के रिलेटिव परमिटिविटी के अंडर रूट से। मतलब कि ये हो गया आपका मीडियम डिस्टेंस और ये हो गया आपका वैक्यूम डिस्टेंस। यानी मीडियम डिस्टेंस को अगर वैक्यूम डिस्टेंस में कन्वर्ट करना है तो मीडियम डिस्टेंस को अंडर रूट एप्सिलॉन आर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वैक्यूम डिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको फिजिकली कैसे समझेंगे, तो मीडियम डिस्टेंस और वैक्यूम डिस्टेंस हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मीडियम में के आर डैश डिस्टेंस पे जितना फोर्स लगेगा उतना ही फोर्स लगने के लिए वैक्यूम में डिस्टेंस कितना होना चाहिए, आर। मतलब फिर से सुनो, जो फोर्स मीडियम के आर डैश डिस्टेंस पे लगेगा वैक्यूम के वही आर के लिए लगेगा, तो आर और आर डैश में जो रिलेशन आएगा वो आएगा आर इक्वल टू एप्सिलॉन आर जो उसकी परमिटिविटी है इनटू आर डैश। कहोगे इसको सीखने से फायदा क्या होगा इस मीडियम डिस्टेंस से, तो इससे एक जेई का क्वेश्चन बनेगा। जेई का एक क्वेश्चन है जिसको बनाने में, जिसको सॉल्व करने में आपको ये जो मेथड है ये
मदद करेगा। तो यहाँ से अपने को फिर याद रखना है, जब कभी भी डिस्टेंस मीडियम में दिया हुआ हो और उसको वैक्यूम के इक्विवेलेंट डिस्टेंस में कन्वर्ट करना हो, तो मीडियम वाले डिस्टेंस को एप्सिलॉन आर यानी उस मीडियम के रिलेटिव परमिटिविटी के अंडर रूट से मल्टीप्लाई करना। तो एक क्वेश्चन में अभी मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ, आप एक बार इसको केवल पहले ट्राई करो। ठीक है बच्चों? तो बच्चों अब देखो यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मैं पहले क्वेश्चन आपको समझाता हूँ, फिर एक बार आप ट्राई करना, कम से कम वीडियो पॉज करके 5 मिनट्स के लिए। क्वेश्चन क्या है, जेईई में पूछा हुआ है, 2 चार्जेस Q1 एंड Q2 इज प्लेस्ड इन एयर एट 20 सेंटीमीटर, एक्सर्ट्स फोर्स ऑन ईच अदर F0। मतलब दोनों चार्ज 20 सेंटीमीटर में पे रखे हुए थे एयर में, तो एक दूसरे पे कितना फोर्स लगा रहे थे, F0। आफ्टर देन फिर क्या हुआ, ए स्लैब ऑफ थिकनेस, मतलब कोई भी एक मटेरियल का टुकड़ा जो थिकनेस जिसकी 10 सेंटीमीटर है, वो इज प्लेस्ड बिटवीन 2 चार्जेस, दोनों चार्ज के बीच में रख दिया गया। द फोर्स बिकम्स F0/4, फाइंड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ स्लैब। तो पूछ रहा है कि उस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी एप्सिलॉन आर उस स्लैब का कितना होगा। तो एक बार आप राइट डाउन कर लो, ठीक है, और फिर इसको सॉल्व करने का कोशिश करो। ओके बच्चों, ट्राई करो। तो देखते हैं बच्चों इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मान लो ये चार्ज आपका है Q1, ये Q2, अभी इनके बीच का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर था और ये पूरा आपका एयर ही था। तो फोर्स पहले लग रहा था F0 Q1 Q2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। R कितना है आपका, 20 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ लिख दो 20 सेंटीमीटर। यूनिट का कोई दिक्कत नहीं, यूनिट कैंसिल हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या हो रहा है, इसी डायग्राम को फिर से बनाओ। डिस्टेंस तो इन दोनों के बीच में 20 सेंटीमीटर ही है अभी भी, लेकिन इसके बीच में एक मीडियम डाल दिया गया। अब मीडियम पूरा नहीं डाला गया बच्चों, मीडियम जो डाला गया है वो सिर्फ 10 सेंटीमीटर एक टुकड़ा डाला गया और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है एप्सिलॉन आर। अब तुम देखो क्या इंटरेस्टिंग हो गया, 10 सेंटीमीटर ये मीडियम का हो गया, बाकी अभी ये भी वैक्यूम है, ये भी वैक्यूम है। तो ये एक अजीब सिचुएशन हमारे सामने आ गई कि चार्जेस के बीच ना कंप्लीट वैक्यूम है और ना कंप्लीट मीडियम। कंप्लीट वैक्यूम होता तो ये फॉर्मूला लिखवा जाता, कंप्लीट मीडियम होता तो बस यहाँ पे एक एप्सिलॉन आर जोड़ देने का था। इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे वैक्यूम भी है और मीडियम भी है, तो ये मिक्सचर हो गया। तो अब क्या करना चाहिए, ऐसे प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना। तो ऐसा हमको क्या कह रहा है कि अब इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है, मान लो F डैश, जिसको उसने कहा है कि वो F/4 हो गया है, तुमको निकालना है एप्सिलॉन आर। तो एक काम करो, या तो पूरे को मीडियम के डिस्टेंस में कन्वर्ट कर लो या तो पूरे को वैक्यूम में। तो देखो इसमें क्या है कि 10 सेंटी, टोटल 20 में से 10 में ही आपका मीडियम है, तो 10 तो ऑलरेडी वैक्यूम है, तो बाकी ये मीडियम वाला जो 10 है उसको हमको वैक्यूम में कन्वर्ट करना है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, देखो, टोटल डिस्टेंस ऑफ वैक्यूम, वैक्यूम एयर सेम समझना, ठीक है ना बच्चों। जहां तक इलेक्ट्रिक फोर्स की बात है, वैक्यूम एयर में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं कभी एयर बोलता हूँ ना कहीं वैक्यूम, इससे कोई दिक्कत नहीं। टोटल डिस्टेंस इन वैक्यूम, तो बच्चों देखो 10 सेंटीमीटर तो ऑलरेडी अभी भी वैक्यूम का ही है, क्योंकि मीडियम तो 10 में ही है, तो 10 सेंटीमीटर ऑलरेडी वैक्यूम है। और ये जो मीडियम का 10 है, इसको वैक्यूम में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला अभी कुछ देर पहले बताया था कि मीडियम के डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर देंगे अगर अंडर रूट एप्सिलॉन नॉट आर से, तो वैक्यूम का डिस्टेंस बन जाएगा। मतलब 10 यानी 10 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट एप्सिलॉन आर, यानी ये ऑलरेडी वैक्यूम वाला डिस्टेंस हो गया और ये कन्वर्टेड वैक्यूम वाला डिस्टेंस हो गया।
तो अब हम यहाँ हमें इस बात से छुटकारा मिल गया कि ये बीच में मीडियम आ गया। अब हम इस मीडियम को वैक्यूम डिस्टेंस में कन्वर्ट कर दिए, तो अब हम मान के चलेंगे कि यहाँ का टोटल डिस्टेंस ये हो गया और बीच में अब मीडियम के बारे में सोचना ही नहीं है। तो देखो फॉर्मूला क्या लिखेंगे, एफ डैश Q1 Q2 बाई 4 बाई एप्सिलॉन नॉट। अब तुम्हारा मन हो रहा होगा कि यहाँ एप्सिलॉन आर लिख दें, नहीं, एप्सिलॉन आर नहीं लिख सकते, क्योंकि एप्सिलॉन आर का जो तब लिखते जब पूरे में मीडियम था। मीडियम जितना में था उसको तो ऑलरेडी हमने वैक्यूम में कन्वर्ट कर ही लिया है, तो अब ये वैक्यूम ही हो गया टोटल, इसलिए एप्सिलॉन आर की जगह यहाँ 1 रहेगा। हाँ, डिस्टेंस की जगह अब तुम लिखोगे 10 अंडर रूट एप्सिलॉन आर का। समझे बच्चों, यहाँ क्या कंफ्यूजन हो सकता था आपको कि सर ये मीडियम आ गया। अरे मीडियम के इफेक्ट को तो हमने कंसीडर कर लिया और ये डिस्टेंस में तो चेंजेस ला ही लिया है, अब ये पूरा वैक्यूम ही हो गया। ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात, एफ डैश यानी नया फोर्स कितना है, तो लिखा हुआ है क्वेश्चन में एफ डैश जो है वो पहले वाले फोर्स का 1/4 हो गया है। तो आप सीधा एफ डैश की जगह लिख दोगे, क्या लिख दोगे, तो एफ डैश की जगह लिख दो F0/4 इक्वल टू Q1 Q2 4 बाई एप्सिलॉन नॉट 10 प्लस 10 रूट एप्सिलॉन आर का स्क्वायर होल स्क्वायर। अब ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, किसी में भी किसी को डिवाइड कर दो। तो मान लो कि हमने 1/2 कर दिया, 1/2 कर दिया, तो इसके LHS में इससे डिवाइड करो तो 4 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ ये ऊपर चला गया, इसके नीचे ये रह जाएगा, इसके ऊपर में हो जाएगा 10 प्लस 10 अंडर रूट एप्सिलॉन आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 20 का स्क्वायर। अब करके देख लो, इसको डिवाइड करो 1 और 2 को, फिर क्या होगा। अब देखो 20 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर इधर भेज देंगे तो ये अंडर रूट में आ जाएगा, तो 2 हो जाएगा। तो फाइनली क्या आ गया आपके पास, 2 इक्वल्स टू 10 प्लस 10 एप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाई 20। 20 को इधर भेज दो तो वो हो जाएगा 40। अब 40 में से फिर 10 माइनस करो, ये हो जाएगा 10 एप्सिलॉन आर इक्वल टू 30। ठीक है बच्चों, 0 0 कैंसिल, तो स्क्वायर कर दो, अंडर रूट एप्सिलॉन आर है, तो एप्सिलॉन आर इक्वल टू स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 9। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू 9 आ गया। तो कुछ नहीं करना था, मेन था ये, और यहाँ 1/2 हमने किया। बाकी ये तो डिवीजन तो आप समझते ही होगे, आराम से कर सकते हो। F0 को F0/4 से डिवाइड करो, इसका 4 ऊपर आ जाएगा, बाकी ये सारी चीज़ें इनकी कैंसिल हो जाएंगी, इसका नीचे वाला नीचे रह जाएगा, इसका नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। सॉल्व करके तो बच्चों ये था आपका परमिटिविटी के बारे में पूरा नॉलेज। तो अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो है इसको आप एक बार बढ़िया से पढ़ लो सब कुछ को, आज जो पढ़ाया मैंने और पिछले क्लास का कूलम लॉ, और फिर जो अगला लेक्चर है अब वो सिर्फ होगा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ पे हम लोग ढेर सारा प्रॉब्लम करेंगे कि वो कैसे इसका एप्लीकेशन है इन चीज़ों का, तो अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तब तक आप रिवाइज करते रहो। ओके बच्चों, थैंक यू।